स्टार्ट प्रेजेंटिंग पे क्लिक करना। अरे मुझे टाइमिंग देखना है उसका। हाँ स्टार्ट करें, हो गया स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज़ प्रदीप पालीवाल और आज हम स्टार्ट करने वाले सी सेट का। हमने स्टार्ट कर दिया था क्या, डिमांड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। तो हमने काफ़ी कुछ डिमांड में डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज का टॉपिक आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आपका आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हेडिंग डाल लीजिए और इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो ये वाला जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब होता है, या हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का क्या मतलब है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्या होता है, डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे क्या होता है डिमांड कम या ज़्यादा होती है। तो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे डिमांड पर इफेक्ट आता है, जिनसे डिमांड पर अफेक्ट आता है। तो पहला लिखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी की अगर बात करें तो हम उसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी प्राइस ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब भी प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, प्राइस का इफेक्ट बता रहा है किस पे, डिमांड पे। तो ये वाला इफेक्ट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मगर आप फिर से लिखेंगे जब हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की, तो ये वाली बात हम दोबारा से लिखेंगे और इसमें लिखिएगा आप इनवर्स रिलेशनशिप। तो प्राइस और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो लिख लीजिए जल्दी से, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिख लिया। तो प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। सेकंड पॉइंट लिखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। अगर आपके पास चाय अवेलेबल नहीं है तो आप क्या प्रेफर कर लेते हैं, कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो एक तरह से क्या कर सकते हैं, इनको एक दूसरे की जगह पर यूज़ करते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पे इनको क्या किया जाता है,
सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल कार, पेट्रोल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक साथ यूज करते हैं, जैसे पेन, पेन की बात करें तो पेन और उसका रिफिल, तो एक तरह से वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। तो रिलेटेड गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल्स क्या है? टी और कॉफी। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जिनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल क्या है? कार, पेट्रोल, पेन और इंक। इनको हमको क्या करना पड़ता है? साथ में ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसका समझते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आता है डिमांड पर, अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो समझते हैं इसको। पहले इधर सब लोग सुनेंगे मेरी बात, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? चाय की। अगर कॉफ़ी के प्राइस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड किसकी कम हो जाएगी? चाय की। क्यों? कॉफ़ी का हम प्राइस देख रहे हैं, टी की हम क्या देख रहे हैं? क्वांटिटी डिमांड देख रहे हैं। तो कॉफ़ी का अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ तो लोग क्या करेंगे? वो कॉफ़ी को छोड़कर क्या पीने लग जाएंगे? चाय पीने लग जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा? चाय की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। अब कॉफ़ी के प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो क्या होगा? तो सब लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी को प्रेफर करने लगेंगे, कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सब लोग ने क्या प्रेफर करना शुरू कर दिया? कॉफ़ी। कॉफ़ी के प्राइस कम होते ही लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी पीना चालू कर देंगे, तो वो चाय को कम से कम डिमांड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है? एक तरह से पॉजिटिव रिलेशनशिप। साइन देखो, दोनों साइन क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये क्या एक तरह से पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो हमने क्या समझा? सब्स्टिट्यूट गुड्स की आपस में कैसी रिलेशनशिप होती है? डायरेक्ट या पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप इसका ऐसे निमोनिक्स भी हाथ में रख सकते हैं। एस के साथ क्या आता है? पी, मतलब एस फॉर सब्स्टिट्यूट गुड, पी फॉर पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर कोई एमसीक्यू आता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है तो आप तुरंत याद करके, रिकॉल करके लिख सकते हैं कैसा होता है? पॉजिटिव। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। चलिए आप लोग पहले लिख लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप देखते हैं। जब पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, तो क्या होता है? हम लोग क्या सोचते हैं? कार अब नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि पेट्रोल के भाव क्या हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको कार लेनी है और आपको पता चलता है कि पेट्रोल के भाव क्या हो गए? बढ़ गए, तो आप क्या करते हैं? चलो कैंसिल कर देते हैं कार लेना, क्योंकि पेट्रोल के भाव क्या हो गए? बढ़ गए। ऐसे ही जब क्या होता है? पेट्रोल के भाव कम हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सोचते हैं कि चलो कार ले लेते हैं,
हमारा खर्चा कम आएगा रोज रोज का, क्योंकि पेट्रोल के भाव क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो आप क्या डिमांड करने लग जाते हैं, कार की क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं जैसे ही क्या होता है, पेट्रोल के भाव कम होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स, नेगेटिव भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव कह सकते हैं या इनवर्स रिलेशनशिप। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। और उसकी बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कैसी रिलेशनशिप है, नेगेटिव। तो इसको हम ऐसे न्यूमोनिक्स की तरह याद कर सकते हैं, सी के साथ एन। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब थर्ड पॉइंट हेडिंग डालिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एक आपके होते हैं नॉर्मल क्वालिटी गुड्स और एक होते हैं आपके इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी क्वालिटी कैसी होती है, अच्छी होती है, और जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है, चीप क्वालिटी होती है उनकी। तो दो टाइप्स की हमने गुड्स डिस्कस किए, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। जब भी आपकी सैलरी में इंक्रीज होता है, सॉरी जब भी आपकी इनकम में इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड आप नॉर्मल गुड्स की क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। डिमांड नॉर्मल गुड्स की क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जब भी आपकी इनकम में कमी आती है, आप क्या करते हैं, डिमांड कम कर देते हैं, किसकी, नॉर्मल गुड्स की। आप सीधे से सोचिए, आपके पास अगर इनकम का ज़्यादा जनरेशन हो रहा है तो आप ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे। वैसे ही इधर जब भी नॉर्मल गुड्स की बात आती है, तो जैसे ही आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होता है, इनकम इंक्रीज होती है आपकी, वैसे ही क्या होता है, डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही आपकी इनकम कम हुई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी इनकम जनरेशन कम हो रही है तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांड नहीं, डिमांड भी आप कम करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर इंफीरियर गुड्स की बात हो, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है तो आप क्या करेंगे, इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और अगर आपकी इनकम कम हो गई है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड आप क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स की अगर बात करें तो इनमें कैसा रिलेशन है, रिवर्स, इनवर्स। इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनमें क्या है, पॉजिटिव। चलिए इसको दोबारा समझते हैं। इंफीरियर गुड्स में आपकी इनकम राइज करने पर, जब भी आपकी इनकम राइज करेगी या आपकी इनकम का जनरेशन ज़्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे, बुरी क्वालिटी के गुड्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे,
नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपकी इनकम हो गई है इंक्रीज, तो आप इसकी डिमांड कर देंगे कम। मगर आपकी अगर इनकम कम हो जाए तो आप क्या करने लग जाएंगे, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड करने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपकी इनकम कम हो गई, अब आप नहीं खरीद पा रहे क्या नॉर्मल गुड्स, तो एक तरह से आप क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा कर देंगे। तो ये क्या है, हमने क्या देखा, ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी इसमें, ठीक है, कि इनकम से कैसे डिमांड पर इफेक्ट आता है, इनकम के कमियां ज़्यादा होने से डिमांड कैसे कमियां ज़्यादा होती है। तो हमने उसमें दो केसेस में डिस्कस किया है, ये नॉर्मल गुड्स के केसेस में इनकम बढ़ने का क्या इफेक्ट आता है, और इन्फीरियर गुड्स के केसेस में इनकम बढ़ने का क्या इफेक्ट आता है डिमांड पर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर आप किसी गुड्स को प्रेफर करते हैं, अगर आपका किसी चीज़ में कोई टेस्ट है, जैसे एक तरह से मैगी भी ले सकते हैं, या कोई भी आप जिस चीज़ को आप मोर प्रेफर करते हैं, जैसे आप मैगी को प्रेफर करते हैं खाना, तो अगर आपका उसमें प्रेफरेंस इंक्रीज़ हो गया है तो आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ कर देंगे। अगर उसका प्रेफरेंस आपका कम हो गया है तो आप उसकी डिमांड भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। जिस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे, और जिस चीज़ को कम प्रेफर करेंगे उसकी डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या देखने को मिल रहा है आपको, पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि साइंस क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इधर इसलिए क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप। लिख लीजिए जल्दी से। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखिए, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस फ्यूचर के हम प्राइस देखेंगे, करंट की हम डिमांड देखेंगे। अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में जाके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो हम अभी क्या करेंगे, डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। अगर हमें पता चले फ्यूचर में जाके प्राइस कम होने वाले हैं तो हम डिमांड को अभी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हम क्या सोचेंगे कि आगे जाके जब प्राइस कम हो जाएंगे किसी चीज़ के तभी हम उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर हमें ये लग रहा है कि आगे जाके किसी गुड्स के प्राइस क्या होने वाले हैं, राइज होने वाले हैं, प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी से उसको ज़्यादा क्वांटिटी लेके रख लेंगे, ठीक है। तो अभी से हम उसकी क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड लेके रख लेंगे, तो अभी हम उसकी क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर हमें ये पता हो कि इस गुड्स का प्राइस आगे जाके कम होने वाला है तो हम क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे उसके प्राइस कम होने का, तो अभी हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो इधर क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप।
नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को जल्दी से। अभी तक ये जो हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये जो फैक्टर्स हैं वो किसको अफेक्ट कर रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। मार्केट डिमांड को भी ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बट 3 मेन और हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं जो मार्केट डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के तो यही 5 हैं, बट मार्केट डिमांड के ये 5 तो है ही है फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, बट 3 और है जो कि किसको इफेक्ट करते हैं? मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। पहला लिखिए साइज एंड कंपोजिशन। ऑफ पॉपुलेशन। जैसे ही पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगी? डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही साइज कम होगा पॉपुलेशन का, डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर इधर क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट क्यों है? जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है डिमांड भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी। जैसे ही पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो साइन क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक तरह से डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अब सेकेंड पॉइंट लिखिए, सीजन एंड वेदर। चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए पहले। अगर किसी चीज़ का सीज़न है उसकी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर किसी की चीज़ का सीज़न नहीं है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें, विंटर सीज़न अगर आ रहा है तो जैकेट्स और स्वेटर की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही विंटर सीज़न गया वैसे ही क्या हो जाएगा? डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए वो आपने लिख लिया होगा, आई थिंक सो। चलिए मैं इधर दोबारा लिख लेती हूँ, वो स्लाइड चली गई है इधर से। टॉपिक क्या था? सीजन एंड वेदर ऑफ दी नेशन कह सकते हैं। सीजन एंड वेदर की अगर बात करें किसी चीज़ का, किसकी बात कर रहे हैं? सीजन एंड वेदर की। अगर किसी चीज़ का सीज़न है तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। किसी चीज़ का सीज़न चला गया तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे विंटर्स में जैकेट और स्वेटर की डिमांड बढ़ जाएगी और विंटर्स जब चले जाएंगे तो स्वेटर और
जैकेट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका सेकंड पॉइंट था किसमें, मार्केट फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो आपकी डिमांड क्या करेगी, राइज, डिमांड ज़्यादा होगी। अगर आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड क्या होगी, कम की जाएगी। ठीक है, मोस्टली तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का। ठीक है, जैसे ही आपका क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी के पास इक्वल अमाउंट में पैसा जा रहा है, पैसा है सबके पास, तो क्या करेंगे, सब लोग डिमांड करेंगे तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या है, अनइक्वल, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास इनकम कम है, तो वो क्या होगा, उससे डिमांड कम होगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये हमने क्या पढ़ लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो जो हमने फर्स्ट 5 फैक्टर्स पढ़े वो किसके हैं, इंडिविजुअल के भी हैं, मार्केट के भी हैं। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल की डिमांड को भी इफेक्ट कर रहे हैं और मार्केट की डिमांड को भी क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। बट ये जो 3 फैक्टर्स है वो केवल और केवल मार्केट की ही डिमांड को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हमने देखा, पहला कौन सा था, साइज एंड पॉपुलेशन। ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा क्या देखा, सीजन एंड वेदर। और थर्ड क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सारे क्या है, मोस्टली लोगों से रिलेट करते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल से रिलेट कर रहे हैं। तो ये किसको नहीं इफेक्ट करते, ये फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट नहीं करते। ये फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अब हमने सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया है तो हम एक बात पढ़ते हैं। जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मगर इसके साथ एक और चीज ऐड होती है, ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर फैक्टर्स remains constant। जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो उसमें किस में चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हम केवल प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का ही क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं।
बाकी और सारे जो फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए वो क्या रहेंगे, वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में केवल किसकी बात होती है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की बात होती है, और सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है जिसको क्या कहते हैं, सेटेरस पैरेबस। तो ऑल अदर फैक्टर्स या ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, सेटेरस पैरेबस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जो हम डिमांड फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, जो हमने डिमांड फंक्शन डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें लिखी थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या बातों का डिस्कस किया था। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था डिमांड फंक्शन में, कि डिमांड ऑफ एक्स कितनी है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इनकम, सीजन, वेदर। तो इसको हमको शो करना हो तो हम डिमांड फंक्शन में इसको ऐसे शो कर देते हैं सारे फैक्टर्स को। ठीक है, डिमांड का रिलेशन क्या है, इन सारे फैक्टर्स के साथ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया था तो हम क्या डिस्कस करना चाह रहे थे। तो अभी जो हमने सारे फैक्टर्स पढ़े उनका हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वही सारे फैक्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेटेरस पैरेबस। देख लिया, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि रीजंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे के रीजंस क्या है, क्यों प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या है इनवर्स रिलेशनशिप, क्यों जब प्राइस राइज होता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, क्यों जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो सारे कारण हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला लिख लीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे चलते हैं। Why there is an inverse relationship between price and quantity demand?
पहला लिखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? कि जब भी हम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं, उसके बाद हम जब भी कंज्यूम करते जाते हैं किसी चीज़ को, जैसे आप घर पे जाते होंगे कोचिंग के बाद, क्लासेस करने के बाद, अपना स्कूल कॉलेज करने के बाद, तो क्या होता होगा, जब आप फर्स्ट चपाती खाते होंगे तो आपको क्या मिलता होगा? सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। फिर आप सेकंड खाते होंगे, थर्ड खाते होंगे, फोर्थ खाते होंगे, तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो इससे क्या होता है? ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उस चपाती की जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है? डिमिनिशिंग होती जाती है। उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है आपको, वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है तो आप उसको क्या करोगे? उस चीज़ को अगर आपको खरीदना हो तो आप ज़्यादा रुपए पे नहीं खरीदोगे। जब वो चीज़ अगर कम में मिल रही होगी, कम रुपए में मिल रही होगी, तभी खरीदोगे, क्योंकि क्या हो गया? आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया है। तो इसलिए कम प्राइस पे लोग क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस कम होता है तभी वो उस चीज़ को खरीद लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या होता रहता है? सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक रीज़न क्या है पीछे का कि लोग कम प्राइस पे क्यों क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करते हैं? क्योंकि उनको ईजी रहता है कि अब प्राइस कम है, अब क्वांटिटी डिमांड कर लो, क्योंकि उनका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया है। तो जब कम हो जाता है सेटिस्फैक्शन लेवल, तो वो कम प्राइस पे ही क्या करेंगे? चीज़ों को खरीदने के लिए राज़ी होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो फर्स्ट आपका हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा लिख लीजिए न्यू एडिशनल कस्टमर्स। न्यू एडिशनल कस्टमर्स का क्या मतलब है? जब भी किसी कमोडिटी या गुड्स के प्राइस क्या होते हैं? कम होते हैं, तो लोग क्या करने लगते हैं? उस कमोडिटी को खरीदने लग जाते हैं, उस गुड्स को खरीदने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चॉकलेट ले लो, चॉकलेट 100 रुपीज़ की थी, तो कुछ लोगों को महंगी लग सकती है, ठीक है, मगर चॉकलेट के प्राइस कम हो गए, 50 रुपीज़ हो गए, तो अब लोग जो पहले नहीं खरीद रहे थे 100 रुपीज़ पे, जैसे ही प्राइस कम हुए तो लोग क्या करने लग जाएंगे? चॉकलेट को खरीदने लग जाएंगे। उनको लग रहा है कि अब हम चॉकलेट को बाय कर सकते हैं, तो जो लोग पहले नहीं खरीद रहे थे वो चीज़ों को बाय करने लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? न्यू एडिशनल कस्टमर्स ऐड हो जाते हैं। जब भी किसी गुड्स के प्राइस क्या होते हैं? कम होते हैं, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है? एडिशनल कस्टमर्स आ जाते हैं। जो कस्टमर्स पहले वाले प्राइस पे नहीं खरीद रहे थे कोई गुड्स, जब प्राइस कम हो जाता है उसको खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ठीक है, अब इतने प्राइस पे हम परचेज़ कर सकते हैं, प्राइस कम हो गए तो अब हम परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही प्राइस कम होता है नए नए कस्टमर्स जुड़ जाते हैं। इसलिए क्या होता है? प्राइस कम होने पर इसलिए क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो एक रीज़न क्या है? न्यू एडिशनल कस्टमर्स। चलिए अब थर्ड पॉइंट लिखिए ओल्ड कस्टमर्स। जब भी किसी चीज़ के प्राइस कम होते हैं तो डिमांड इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो ओल्ड कस्टमर्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं? कम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि अब प्राइस कम हो गए हैं तो अब हम और डिमांड कर सकते हैं, तो ओल्ड कस्टमर्स ज़्यादा खरीदना चालू कर देते हैं गुड्स। इसलिए क्या होता है? प्राइस के कम होते हुए डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो पहला क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा क्या था? न्यू एडिशनल कस्टमर्स। थर्ड क्या पढ़ा हमने? ओल्ड कस्टमर्स। इतनी बात क्लियर है आपको?
हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? 4 पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। कौन सा है 4th पॉइंट? इनकम इफेक्ट। इनकम का क्या इफेक्ट आता है? जब प्राइस कम होती है तो डिमांड राइज क्यों होती है? हम क्या पढ़ रहे हैं? जब प्राइस कम होती है तो डिमांड राइज क्यों होती है? तो इसका एक रीज़न क्या है? इनकम इफेक्ट होना उसका एक रीज़न है। कैसे होता है इनकम इफेक्ट? मतलब हमारी दो तरह से इनकम होती है। एक तो हमारी होती है मनी इनकम और एक होती है हमारी क्या? रियल इनकम। अगर हम मनी अर्न कर रहे हैं कितना? 40 रुपीज़, ठीक है, और हमें कोई आइसक्रीम बाय करनी है जिसका प्राइस कितना है? 10 रुपीज़, ठीक है। तो हमें बताओ कि कितनी हम आइसक्रीम परचेज कर सकते हैं? 4 आइसक्रीम। 40 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ की एक आइसक्रीम है, तो कितनी आइसक्रीम आ जाएंगे हमारे पास? 4। अगर हम प्राइस क्या करें? कम कर दें। अगर आइसक्रीम का प्राइस कितना हो जाए? 8 रुपीज़ हो जाए, प्राइस अगर कम हो जाए, तो अब मुझे बताओ हमारे पास क्या है? 40 रुपीज़ ही है। अगर प्राइस क्या हो गए? 8 रुपीज़ हो गए, तो हम कितनी आइसक्रीम परचेज कर सकते हैं? 5। तो हमारी क्या हो रही है? रियल इनकम इंक्रीज हो रही है। रियल इनकम मतलब एक तरह से हम इसको लिख सकते हैं परचेजिंग पावर। तो प्राइस के कम होने से हमारी क्या इंक्रीज हो जाती है? परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। जहां हम पहले 4 आइसक्रीम खरीद पा रहे थे, अब हम कितनी आइसक्रीम बाय कर पा रहे हैं? 5 आइसक्रीम। तो हमारी क्या हो गई? परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। इसलिए जब भी प्राइस कम होते हैं तो डिमांड इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लोगों की क्या होती है? रियल इनकम या परचेजिंग पावर कहे तो वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक तरह से क्या इम्पैक्ट आता है? इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब भी प्राइस कम होते हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इसलिए प्राइस के कम होने पर लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि उनकी रियल इनकम क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया? आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।